29 अप्रैल 2025 की सबसे बड़ी खबर है कि 28 अप्रैल 2025 को अमेरिका के एक F-15 जहाज को यमन ने मार गिराया। पहली बार यह हुआ है जब यमन ने सीधे एक अमेरिका के जहाज को मार गिराया है। इसकी खबर हम आपको बताएंगे। उसके साथ गाजा में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। अल तुफा में फिर हमास ने एक हमला किया जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके साथ साथ राफा में एक ड्रोन से अटैक हुआ जिसको कहा जा रहा है कि हमास ने किया। अब हमास ने ड्रोन से अटैक 7 अक्टूबर को किए थे 2023 को, जब कई ड्रोन एक साथ मारे थे और इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको बिल्कुल बेकार कर दिया था। अब राफा में खबर आ रही है कि एक ड्रोन से हमास ने एक इजरायली एक फैसिलिटी, वहां पर एक छोटी आउटपोस्ट राफा में इजरायलियों ने बनाई थी, उस पे ड्रोन मारा गया है। उससे क्या नुकसान हुआ है अभी यह क्लियर नहीं है। उसके बाद वेस्ट बैंक में तुलकरेम और जेनिन दोनों में आमने सामने की भिड़ंत हुई। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एक बड़े स्तर पे एक बड़ी प्लानिंग जो वेस्ट बैंक में कर रहा है। इजराइल के अखबारों ने आज एडमिट किया कि वेस्ट बैंक में जो इजरायली ऑफेंसिव है वो फॉल्टर कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके साथ नेतन्याहू से जुड़ी खबरें हैं, इतमार बिन गिवर से जुड़ी खबरें हैं। यूरोप में एक बड़ा पावर ब्लैकआउट हो गया, उसके पीछे भी कोई एक संदिग्ध कारण बताया जा रहा है। ईरान में तीसरा ब्लास्ट हुआ है, यानी जो शाहिद रज्जी पोर्ट में भयंकर एक आग लगी थी सैटरडे को पिछले, उसके बाद मंडे को एक जगह ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ट्यूसडे को एक और जगह एक्सप्लोजन हुआ है। अब ये पूरा पैटर्न दिखा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है। ये बातें ईरान में खुल के कही भी जा रही हैं और इसमें ईरान के अंदर जो एक संघर्ष चल रहा है खासतौर पे पेजेश्कियान के लिबरल लाइन के खिलाफ, वो भी सतह पे धीरे धीरे आ रहा है। लेबनान की खबर यह है कि जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो हिजबुल्लाह की तरफ टिल्ट है वो जारी है। नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने कल अपने बयान में साफ साफ कहा था कि अगर लेबनीज आर्मी से इजराइल के खिलाफ रिटेलिएशन नहीं हो रहा है तो हिजबुल्लाह तैयार है। और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये बात पूछी है कि हिजबुल्लाह शांत क्यों है। हिजबुल्लाह शांत नहीं है। हिजबुल्लाह लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर नज़र बनाए हुए है। उसके साथ साथ नईम कासिम का लगभग हर दूसरे दिन उनकी एक स्पीच आ रही है और ये पूरी सिचुएशन ये है कि जो लेबनीज आर्मी, मैं बार बार कहूंगा, लेबनीज आर्मी को कैसे इजराइल के खिलाफ मोड़ दिया जाए। उसके बाद सीरिया के सुवेदा एरिया में जो कि दमस्कस के पास है, जबरदस्त गोलीबारी अभी भी चल रही है। जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं, जो ड्रूज फाइटर्स हैं, मिलिटेंट्स नहीं कहना चाहिए, ड्रूज रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, और उनके साथ जो सीरिया के भी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं जिसमें सुन्नी भी हैं, वो उनमें और एचटीएस की जो फोर्सेस हैं उनमें गोलाबारी हो रही है। कई जगह एचटीएस के लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं। उस शहर का नाम भी आपको बताएंगे और हम धीरे धीरे करके, देखिए आज आपको एक बड़ी जो एक बड़ा फलक आज की खबरों ने लिया हुआ है। भारत में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी तक भारत की सरकार ने कोई रिटेलिएशन जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्सपेक्टेड है वो नहीं किया है, बल्कि एक खबर इंटरनेशनल मीडिया में आई है कि एक भारतीय ड्रोन को जो पाकिस्तान की सीमा के उस पार गया था उसको मार गिराया गया है। एक और खबर आ रही है जो कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश में कुछ बीएसएफ के जवान वहां पर अंदर घुसे थे, उनको भी पकड़ लिया है। ऐसी खबर आ रही है जो कि कंफर्म नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज को अभी समझ रही है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा। भारत के रिस्पॉन्स के बारे में चाइना का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। माजरत आपसे चाहते हैं कि हम अभी अपना भारत पे जो हमको वीडियो बनाना है वो हम नहीं बना पाए हैं, हमको वक्त नहीं मिल पा रहा है। कल हम देखिए पूरी कोशिश करेंगे 4 से 5 के बीच में उस वीडियो को आपके बीच लाने को कि वाकई भारत में आज जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज के माहौल में उनकी जिम्मेदारी क्या है, वो क्या करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एक बहुत ही जटिल सवाल भी है। तो हम चलते हैं जियोपॉलिटिकल जो हमारी एनालिसिस है पूरी उसकी तरफ। सबसे पहले
यमन में जो F-18 जो जहाज मार गिराया गया, ये आज 29 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 की ये घटना है। अमेरिका ने आज एडमिट किया अमेरिका ने। और यमन ने फिर कहा कि हैरी एस ट्रूमैन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे कल घंटों लड़ाई चली है। यमन ने अपने ड्रोन्स और अपनी मिसाइल हैरी ट्रूमैन पे मारी है। कुछ लोगों का कहना है, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो हैरी ट्रूमैन अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया है। उसके बाद यूएस नेवी ने भी एक बयान दिया कि दरअसल ये F-18 जहाज जो कि मार गिराया गया ये सुपर हॉर्नेट है और इसका जो है वो बहुत ही महंगा है। अच्छा, उसके साथ देखिए जो 22 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं और हर MQ-9 रीपर ड्रोन आप समझ लीजिए कि करीब 30-33 मिलियन डॉलर का है। 860 मिलियन डॉलर अमेरिका ने जब से यमन पे बमबारी शुरू की है, और कल एक बहुत ही वहशियाना बमबारी की थी जिसमें जो अफ्रीका के लोग बाहर आके यमन में काम के लिए आते हैं उन पे बमबारी कर दी थी, जिसका कोई अर्थ कोई मतलब भी नहीं है। उसको लेके एक पूरा दुनिया में अमेरिका को कंडेम किया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि यमन जो देखिए अपने को मेंटेन किए हुए, सस्टेन किए हुए, और कल मैंने आपको बताया था कि यमन एक तरह से अरबिक सिविलाइजेशन का क्रेडल है, और वहां पर जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, जो वहां की ट्राइब्स मोबिलाइज हो रही हैं, बड़े लेवल पे मोबिलाइजेशन हो रहा है, और वहां पर ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है, ये बात कभी मत भूलिएगा। उसके बाद देखिए दूसरी खबर, यूरोप में जो पावर आउटेज हुआ, अचानक कई देशों की पावर चली गई, खासतौर पे स्पेन और पोर्चुगल, लेकिन इटली में भी उसका असर दिखा, फ्रांस में भी असर दिखा। और उससे जुड़ी एक और खबर है कि यूरोप अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर रहा है क्योंकि उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं चाइना ने अपने 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर अप्रूव किए 27 बिलियन डॉलर के। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि कौन सी शक्ति यूरोप जो 19वीं शताब्दी में दुनिया को रूल करती थी वो डाउन जा रही है, गिर रही है, और चाइना और रशिया, ईरान, इस तरह की ताकतें उभर रही है। ईरान में जो हो रहा है उसके बारे में भी जरूर हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद देखिए कनाडा में जो माइक कार्नी हैं जो कि लिबरल पार्टी के हैं, वो इलेक्शन जीत गए हैं और वो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और वो एंटी ट्रंप हैं। उसके बाद ट्रंप का एक बड़ा अजीब सा बयान आया कि आई रन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, मैं देश भी चलाता हूं और पूरी दुनिया भी चलाता हूं। और मजेदार बात यह है कि ट्रंप के खिलाफ फिर से इम्पीचमेंट की बातें हो रही। कितनी बार ट्रंप को 2 बार इम्पीच करने की कोशिश की जब वो प्रेसिडेंट था 2016 से 2020, उसके बाद भी उसके खिलाफ कितने 58 केसेस चले, और अभी फिर से इस तरह की कोशिश हो रही है क्योंकि जो मानना है डेमोक्रेट्स का कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरी है, टैरिफ जो वॉर्स हुई हैं इनसे ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरी है। फिर देखिए ये आए जो पावर आउट, जो एक तरह से पावर ब्रेकडाउन हो गया यूरोप में, इसमें ट्रेनें रुक गई, एयरपोर्ट ब्लॉक हो गए, बैंकिंग सिस्टम डाउन हो गए, इंटरनेट इश्यूज आ गए, मोबाइल नेटवर्क्स डाउन हो गए। अब आप सोचिए इसके पीछे देखिए क्या है कि यूरोप जो यूक्रेन के सवाल पे एक अड़ा हुआ है कि हम यूक्रेन की मदद करते जाएंगे, अमेरिका चाहे करे ना करे। हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी है, इसमें यूरोप के पास वो ताकत नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो यूक्रेन को किसी भी सफल अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन एक अजीब सी धुन सवार है, और ये पता नहीं इसके पीछे, देखिए इसके पीछे एक ये भी हो सकता है, डेथ विश भी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब कोई बड़े बड़े सिविलाइजेशन डिक्लाइन करते हैं तो उनके अंदर एक डेथ विश आ जाती है कि हम अपने को, मतलब इच्छा मृत्यु, क्या उसको कहेंगे, इच्छा मृत्यु नहीं, डेथ विश की मतलब कि वो अपनी ही मौत की तरफ ऐसे काम करने लगते हैं कि अपनी मौत की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वही हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से रशिया का साइबर अटैक भी हो सकता है, संभावना है कि रशिया ने यूरोप पे साइबर अटैक किया है। उसके बाद देखिए आर्मी बुलानी पड़ी है स्पेन में, मैड्रिड, जो कि स्पेन का ये कैपिटल है। पोर्चुगल का जो ग्रिड जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, और पोर्चुगल के ग्रिड ऑपरेटर ने बयान दिया है कि इट्स अ रेयर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, माने एक पर्यावरण में या एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ अजीब चीजें हुई हैं
कुछ ऐसी वेव्स चली हैं, कुछ ऐसी साउंड वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे ये ग्रिड जाम हो गए। अब आप सोचिए, ये सीधी बात है। देखिए, चाइना रशिया ये इस समय सबसे बड़ी साइबर पावर्स है। इंडिया को लेके बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों का हिंदुस्तान में कहना है, प्रवीण सवानी से लेकर कल भी कई और, अतुल अनेजा और इस तरह के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, इन्होंने कहा कि देखिए, चाइना जो है वो अगर इसमें ये जो हो रहा है ये बायलैटरल नहीं रह गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्राइलैटरल हो गया। और चाइना ने भारत को अभी भी ऑफर दिया है कि बातचीत करो, और चाइना से कहीं ना कहीं एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी भारत की चल रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस कृत्य के लिए जो पहलगाम में हुआ, जो कि बहुत ही निंदनीय है, इंसानियत के खिलाफ है, और ये कहीं भी किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में कोई भी मुस्लिम रेजिस्टेंस फाइटर जो जेन्युइन है वो कभी इस चीज़ को अप्रूव नहीं करेगा। चाहे वो हमास की विचारधारा हो, चाहे ईरान की विचारधारा हो, वो भी कभी अप्रूव नहीं करेगा कि इस तरह से इनोसेंट्स को मारा जाए। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से एक प्लान चीज़ भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है। इसमें भारत के कुछ फोर्सेज इन्वॉल्व हो सकती हैं कि ऐसा सेटअप करो, ऐसा एक ऑपरेशन करो। अब उनका जो भी रीज़न हो, क्योंकि मैं देखिए उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कि ऐसा है और इसको बीजेपी ने खुद किया कि नहीं किया, कि किसी और ने किया, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। बीजेपी में भी कई पावर सेंटर्स हो गए, तो अब उसके अंदर की क्या पूरी एक राजनीति है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी हो गया है कि बहुत सारी जो फॉरेन पावर्स हैं वो भी अंदर घुसी हैं इस देश में, और इजराइल की भी भूमिका देखिए इसमें हो सकती है। किसमें? पहलगाम में। ये चीज़ नेगेट नहीं की जा सकती। और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा जब जो ठनका वो शशि थरूर देखिए एक गद्दार आदमी है, और मैं उसको जानता हूँ क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस में था। उसने मुझ पे हमला किया, मेरे जैसे राष्ट्रवादी पे, जिसको बीजेपी के भी तमाम तत्व मानते हैं कि भाई इन्होंने ऑथेंटिक बात और एक डिसाइसिव बात कही, और जलता है शशि थरूर हमसे, क्योंकि हमारी 2000 पेज की किताब है और हमारे सामने वो कुछ नहीं है। कई बार नजरें झुका के हमारे सामने उसने बातें की हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो अब इसने कह दिया कि जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात जो सरकार को अक्यूज किया जा रहा है, विपक्ष कर रहा है, तो शशि थरूर डिफेंस में आ गए, जबकि वो कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि ये 7 अक्टूबर को इजराइल भी फेल हो गया, इजराइल के पास इतनी सारी सब इंटेलिजेंस पावर है, वो भी फेल हो गया। तो देखिए, ऐसा होता है, फेल हो जाते हैं। अरे यार शशि थरूर, इजराइल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, हमास ने सुपीरियर इंटेलिजेंस दिखाई। इसको तुम नहीं समझ रहे हो? हमास ने सुपीरियर इंटेलिजेंस दिखाई इजराइल से, और ये जो पहलगाम को उससे कंपेयर कर रहे हो, हमास फ्रीडम फाइटर्स हैं। इजराइल इज द लास्ट कॉलोनियल पावर रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। कॉलोनियल पावर्स का दौर खत्म हो गया, फिर भी इजराइल आखिरी कॉलोनियल पावर है, और ये भी खत्म होगी क्योंकि कॉलोनियल पावर्स नहीं रह सकती हैं 21st सेंचुरी में। और उसको तुम कंपेयर कर रहे हो, हमास के लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, और पहलगाम के गुंडे आतंकवादी हैं जिन लोगों ने मारा है, निकृष्ट। अगर मैं रेजिस्टेंस फाइटर मंगल पांडे सेना ऐसे लोगों के भी खिलाफ रहती है, जहां वो बजरंग दल से लेके इनके गुंडों को सबक सिखाती है, तो वो दूसरे तरीके के जो फर्जी, बिल्कुल जिहाद का गलत मतलब, बिल्कुल फर्जी, कोई इसका मतलब नहीं। अगर तुम्हें जिहाद करना है तो केवल एक जगह जिहाद दुनिया में हो रहा है, फिलिस्तीन में, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान की लीडरशिप में पूरी इजराइल के खिलाफ युद्ध चल रहा है, केवल वो जेन्युइन है, बाकी सब बेकार है, सब झूठ है। और जिसने भी इसकी वकालत की वो देशद्रोही ही नहीं है बल्कि विश्वद्रोही है, विश्वद्रोही है वो। तो ये देखिए पूरी एक बात है। अच्छा, अब यहां पर एक इजराइल के एक लीडर का बयान आया कि अगर ईरान ने अगर न्यूक्लियर अटैक कर दिया इजराइल पे, तो इजराइल विल बी अ स्मोक टर्की। यानी एक जिसको टर्की जो एक बर्ड होती है जिसका जैसे चिकन होती है, चिकन का वो बनता है, मीट बनता है, वैसे स्मोक टर्की ये स्पेशली क्रिसमस में बनाई जाती है, क्रिश्चियन घरों में ये एक ट्रेडिशन है। तो स्मोक टर्की वो हो जाएगी, मतलब जो इजराइल स्मोक टर्की हो जाएगा। इसलिए इजराइल का ऑब्सेशन है कि ईरान को ख़त्म करो, ईरान के न्यूक्लियर पावर को ख़त्म करो। और ये देखिए जो अभी जो पूरे ब्लास्ट हुए हैं,
ईरान में एक के बाद एक तीसरा हुआ है आज। और इसमें अभी तक कुल 73 लोग मारे गए हैं। सबसे ज़्यादा तो उसी में सैटरडे में जो घटना हुई थी बंदर अब्बास वाली, लेकिन कुछ अभी मंडे और ट्यूसडे की भी जो घटनाएं हुई हैं। और इसको लेके देखिए धीरे धीरे ईरान में एक, अभी देखिए खमैनी साहब इसमें उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर जानबूझकर ये अंदरूनी ताकतों ने किया है तो उनकी भी पहचान की जा रही है। और ईरान देखिए बहुत धीरे से आराम से काम करता है और वो देखिए इस चीज़ को सामने लाएगा। और अगर इस तरह के इंटरनल सबोटाज है, और वो जो कि अब लग रहा है कि है, तो उसके खिलाफ देखिए पूरी तरह से वहाँ पर एक्शन होगा। और ईरान की ये मजबूती है इसमें, इतने बड़ी बड़ी तीन घटनाएं हो गई, लेकिन किसी भी ईरान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑयल फैसिलिटीज पे कोई अटैक नहीं हुआ है, बल्कि 2 अटैक फॉइल कर दिए गए। ये देखिए पूरी स्थिति है। उसके बाद नेतन्याहू ने आज कल बल्कि एक वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कह दिया कि हमने कैसे सीरिया में असाद को गिराया, ईरान मदद के लिए आ रहा था, हमने प्लेन भेज दिए, ईरान डर के चला गया। ये फर्जी बात है, मतलब ईरान को वो डाउन करने के लिए पूरा एक ऑब्सेशन जो है नेतन्याहू का ईरान के प्रति। उसके बाद एक और, ये तो कल की बात है, आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेतन्याहू ने की और उनकी वाइफ उनके बगल में बैठी थी, सारा नेतन्याहू। इसमें नेतन्याहू ने कहा कि हाँ, जो 59 होस्टेजेस गाजा में हमास के पास हैं, उनमें 24 अलाइव हैं। और उसके बाद सारा नेतन्याहू ने उनके कान में कहा कि कम भी हो सकते हैं, 24 से कम भी हो सकते हैं। और फिर नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हमने तो कहा कि 24 तक हो सकता है, अप टिल 24, कम भी हो सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो पूरी बात है, ईडान अलेक्जेंडर वाला मामला आप जानते हैं, अमेरिकन इजरायली जो प्रिजनर है जिसका वीडियो हमास ने रिलीज किया था, और उसके बाद हमास ने कहा था उससे संपर्क टूट गया। अभी तक हमास ने नहीं कहा है कि उससे संपर्क स्थापित हो गया है। इसको लेके अमेरिका में बहुत भद्दपिटी है ट्रंप की, और एक एडम बोलर को ट्रंप ने आगे किया। हमास के साथ बातचीत भी चल रही है, जो सीज फायर की बातें हैं। हालांकि इजराइल के जो नेगोशिएटर हैं डर्वर, उन्होंने कहा है कि अभी तो 1 साल और लड़ाई चलेगी। अच्छा, 1 साल लड़ाई चलेगी तो ये बताओ कि हमास जो मार रहा है, तुम्हें ड्रोन से मार रहा है, अल-तुफा में कल मारा, मतलब कोई हिसाब है। 17 अप्रैल से आज 29 अप्रैल हो गई, 11 दिन हो गए, और हम केवल गाजा की बात कर रहे हैं। 12 हमले हो गए हैं 11 दिनों में, 12 हमले। और उधर वेस्ट बैंक की अलग कहानी है, वेस्ट बैंक में तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब ये बताओ कि इस पूरी परिस्थिति में जो इजराइल की जो क्या कैपेसिटी है 1 साल लड़ने की, है ही नहीं। उसके पास म्यूनिशन नहीं। अमेरिका मदद उस तरह से कभी करेगा नहीं अब दोबारा, जैसे बाइडेन कर रहा था। आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके पास गोलियां नहीं है, आपके पास असलहे नहीं है, आपकी सेना में विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो रही है, और इसीलिए आप अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। उसके बाद देखिए जो सीरिया में हुआ, सीरिया के सवैदा में जरामना जगह, वहां पर अभी तक गोली चल रही है। और ये देखिए सीरिया बेसिकली जो जुलानी की सरकार है, समस्या वहां है क्योंकि वो सरकार इंक्लूसिव नहीं है। उसमें इंटरनेशनल यूगर मिलिटेंट्स हैं, उज़्बेकी मिलिटेंट्स हैं, इस तरह के लोगों की तो उन्होंने एक हौच पौच सेना बना रखी। फिर उसके बाद वहां इतने फैक्शंस हैं, मतलब सीरिया के हर इलाके को एक कोई दूसरा कंट्रोल करता है। अलावाइट्स की इतनी किलिंग हुई है, अब वो अपने इलाके को कंट्रोल करते हैं, कोस्टल सीरिया को। कर्डिश फोर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में हैं। इधर जो है साउथ सीरिया में इजराइल एक लेवल तक आ गया। उसके बाद ड्रूज और जो पैलेस्टीनियन जो फैक्शंस हैं वो लड़ रहे हैं एचटीएस से। मतलब ये इजराइल से लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद एचटीएस ने जो 2 फिलिस्तीनी जो इस्लामिक जिहाद के लोगों को गिरफ्तार किया, अब एचटीएस के खिलाफ जो ड्रूज भी आगे आ गए हैं, उसमें फिलिस्तीनी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि एचटीएस उस चीज़ को छुपा रहा है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ड्रूज जो मिलिटेंट्स लड़ रहे हैं एचटीएस से, वो इजराइल के खिलाफ भी हैं। और इजराइल ने भी पिछले दिनों कहा था कि सीरिया के जिन इलाकों में उसने कब्जा किया, वहां पर ड्रूज हैं और ड्रूज उनके साथ हैं, जबकि अभी साबित हो रहा है कि ड्रूज उनके खिलाफ है। और आईडीएफ जो है इस पूरी लड़ाई में अभी सीधे कूदा नहीं है, लेकिन वो रेकी कर रहा है। अब वो किसकी तरफ से वो करेगा। अच्छा, इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस ने भी मूव करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गई।
वो नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि जो गोलियां एसटीएस की तरफ चल रही है, जुलानी की फोर्सेस की तरफ, वो कभी भी उनकी तरफ भी चल सकती है। ऐसा बयान आया आईडीएफ का और आईडीएफ की ग्राउंड फोर्सेस का। ये कोई ऑफिशियल इजरायली, मतलब उस तरह से ऑफिशियल कोई स्पोक्स पर्सन ने कहा नहीं, आईडीएफ की जो फोर्सेस हैं और हिब्रू, क्योंकि हिब्रू न्यूज़पेपर्स वहां पहुंच जाते हैं ना, वो छाप देते हैं ये सब चीजें कि आईडीएफ के लोग ऐसा कह रहे हैं। और नेतन्याहू का कंट्रोल हिब्रू मीडिया पे नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब जो कल मैंने आपको बताया था कि कल उसकी कोर्ट की अपीयरेंस थी, जहां पर उसको सीधे कन्फ्रंट किया जो इजरायली जो कैदी हैं हमास, जो हमास के कैदी हैं गाजा में, उनके पेरेंट्स ने उनको नेतन्याहू को कन्फ्रंट किया, वहां गाली गलौज हुई बाकायदा। आज भी देखिए जो होस्टेजेस है, जब ये बात आई कि नहीं 24 से भी कम लोग हैं जिंदा हमास के पास, तो होस्टेजेस की जो पेरेंट्स हैं, जो खासतौर पर एंटी नेतन्याहू रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम हमसे बदला ले रहे हो कि तुम हमारे बच्चों को नहीं छुड़ा रहे हो, तुम जो तुम्हारी पार्टी के करीब रहे हैं, लिक्विड पार्टी के जो इजरायली, उन्हीं को छुड़ा रहे हो। अब ये देखिए बड़ा सेंसिटिव बात है, बड़ी सेंसिटिव बात है। इजराइल की अंदरूनी पॉलिटिक्स में एक और बात होगी, रोनेन बार शिनबे चीफ, जिसको लेके पूरा भयंकर गृह युद्ध इजराइल में छिड़ा हुआ है, करेक्ट। अब रोनेन बार ने आज अनाउंस किया कि वो 15 जून को रिजाइन कर देगा, क्योंकि नेतन्याहू ने उससे अप्रैल में ही कहा था, अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजाइन करने को, वो नहीं माना, कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। फिर अभी वो मान गया कि हम 15 जून को रिजाइन करेंगे, लेकिन जब वो कहा, जैसे उसने कहा 15 जून को हम रिजाइन करेंगे, शाम तक नेतन्याहू का ऑर्डर आ गया कि रिजाइन मत करो, रिजाइन मत करो। अब बताइए आप, ये जो पूरा आप देखिए जो पूरी सिचुएशन है, ये क्या है? नेतन्याहू पूरी तरह से घिरा हुआ। आज भी देखिए यार लैपिड जो ऑपोजिशन के लीडर है, उन्होंने आज फिर कहा कि नेतन्याहू हमास को नहीं हरा सकता है, कोई सवाल ही नहीं कि वो हमास को हरा दे, और इसीलिए हम लोग चुपचाप ये तमाशा बहुत दिनों तक नहीं देखेंगे। ये जो 1 साल और 2 साल की बात हो रही है, ये हम नहीं सहेंगे। उसके बाद देखिए जो मैं आपको बता रहा था, जो एक भारत का जो क्वाडकॉप्टर एक ड्रोन है, जो पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर एक मनावर सेक्टर है भिम्बर में, वहां पर उसको नीचे गिराया गया है, इस तरह की बात है। बीएसएफ वाली बात मैंने बताया, वो कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश में कुछ बीएसएफ के लोग इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। गाजा में आज देखिए जो सिविलियन डेथ्स हैं वो करीब 51 सिविलियन डेथ्स हुई, कल करीब 70 से ऊपर थी। वो एक जारी है, कभी वो आगे बढ़ता है, कभी वो मतलब संख्या ज़्यादा होती, कभी कम होती है शहीदों की। बच्चे, फिर वही बच्चों और महिलाओं को मारने का ट्रेंड जारी है। लेकिन फिर उसी के साथ साथ ये भी सच है कि इजराइल का जो ओवरऑल इनिशिएटिव है गाजा वेस्ट बैंक दोनों में, वो कमज़ोर पड़ रहा है। बेन गिविर जो अमेरिका गया था, यूनाइटेड स्टेट्स, बेन गिविर जो यूनाइटेड स्टेट्स गया था कैपिटल हिल, फिर वो वापस आया, वहाँ उसका विरोध हुआ, उसके ऊपर अंडे फेंके गए, और ये वहाँ के यहूदियों ने किया सबसे ज़्यादा विरोध, अमेरिका के यहूदियों ने। तो ये जो पूरा एक हुआ, उसने आके बोला कि कुछ लोग थे पागल टाइप के जिन्होंने मुझ पर हमला किया और ये किया वो किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक ज्यूज़ का बड़ा हिस्सा जो कि इजराइल के इन सब एक्शंस के खिलाफ है, जो ज़ायनिस्ट नहीं है, उसने देखिए, और जो उसमें कई धार्मिक लोग भी हैं, उन्होंने इतमार बिन गिविर पे इस तरह का हमला किया। ये भी बात आई कि कई इजरायली लीडर्स बाहर जा चुके हैं, लेकिन इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए मिलिट्री स्पेंडिंग में इजराइल सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इसके स्टेटिस्टिक्स भी आए कि 65% जो गाजा वॉर के पहले इजराइल स्पेंड करता था, उससे 65% ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से ढह जा रही है। उसके बाद देखिए सूडान में आपको बताया हमने कि वहाँ की सरकार को रशिया, चाइना, ईरान का समर्थन प्राप्त है। वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से लड़ रही है, जिसको यूएई और आईसिस टाइप फोर्सेस का समर्थन है, इजराइल का भी समर्थन है। यूएई के कुछ हथियार पकड़े गए जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जा रहे थे, और इसको लेके यूएन में भी बवाल हुआ। उसके बाद देखिए स्वीडन में एक घटना हुई है।
अब आपको बताएं, पिछले साल चलते हैं 10 अक्टूबर 2024 को स्वीडन में 4 लोगों ने, प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ने, जो स्वीडन के सिटीजन हैं, वहां के, मतलब कोई फिलिस्तीनी ओरिजिन के नहीं, वहीं के वाइट्स, उन्होंने एल्बिट जो सिस्टम्स है, जो इजराइल की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह उसका एक बड़ा प्लांट है स्वीडन में, वहां पर उन लोगों ने गोली चलाई थी। और आज उन चारों लड़कों को कुछ करीब 7 या 8 साल उन लोग को कैद की सजा सुनाई गई। इजराइल चाह रहा था कि उनको उम्र कैद हो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन स्वीडन ने उस चीज़ को नहीं माना। 7 या 8 साल की सज़ा सुनाई है और वो लोग अभी अपील में जा रहे हैं। और यहाँ तक, मतलब इजराइल ने कंप्लेन किया है कि स्वीडन के जो कोर्ट्स हैं वो सॉफ्ट हैं, वो सॉफ्ट हैं जो एंटी इजराइल या प्रो फिलिस्तीनी जो फोर्सेज हैं। फिर तुलकरेम में देखिए, तुलकरेम में एक बड़ा, एक जो मैंने आपको बताया था कि जो तुलकरेम के मर्चेंट्स हैं, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जो गलत वाइस प्रेसिडेंट अपना बना दिया है, जो नया, जो कि जिसको यासर अराफात भी ख़त्म करना चाहते थे, उसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। और लोग कह रहे हैं महमूद अब्बास ने इसलिए उसको बनाया क्योंकि उसको अपने कंट्रोल में रख सकता है। तो उसके खिलाफ तो तुलकरेम में लोग हैं। आज एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया, इजरायली फोर्सेस को एक जगह ट्रैप कर दिया तुलकरेम के रेजिस्टेंट्स ने, और उसमें गोली चली है। उसमें करीब 3 से 4 इजरायली सोल्जर्स के घायल होने की खबर है, कुछ लोग मारे भी जा सकते हैं। जेनिन में भी इसी तरीके से हुआ है। इजराइल का जो एक मतलब एक बड़ा कॉन्वॉय इजराइल का, कम से कम 6 व्हीकल्स का, वो जा रहा था, जिसको हमास के फाइटर्स ने जिसको टैप कर लिया। उसके बाद देखिए, जो इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ है, उसके आंकड़े आए कि आर्मी की जो 42% कैजुअलिटीज़ है वो रिजर्व सोल्जर्स की हुई हैं। 64% इसमें से 25 साल की कम उम्र के लड़के हैं। ये देखिए पूरा आज का जो आपके सामने जो हम जो खबरें लाए हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे। कल वादा है आपसे कि वीडियो 2 आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।